मोहब्बत की आखिरी मंजिल शादी होती है। अधिकतर प्यार करने वालों का यही मानना है। प्यार करने वाले साथ साथ जीना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी यह चाह सपना बनकर रह जाती है। समाज अपने लोगों को अपने नियम कायदे के अनुसार चलाना चाहता है, लेकिन प्रेम करने वालों को समाज की कहाँ परवाह होती है। आगरा को मोहब्बत की नगरी माना जाता है। इसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम देने वाला ताजमहल यहीं है। हजारों प्रेमी जोड़े हर साल इसे देखने आगरा आते हैं। दोस्तों, आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है और विदेशों से लोग और पूरे देश से लोग जो भी प्यार करने वाले होते हैं वो जरूर आगरा घूमने आते हैं। यही सोच के ये जोड़ा भी आगरा गया था। राजू और गौरी भी कई 100 किलोमीटर का सफर तय कर प्रेम की इस इमारत को देखने आए थे, लेकिन उसे देखते ही उन्हें पता नहीं क्या हुआ कि वे आगरा से वापस नहीं जा सके। नमस्कार, आदाब, मैं फरीद अख्तर, आप सुन रहे हैं हिंदी क्राइम स्टोरी। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाली बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, कहानी पूरी सुन के तब जाइएगा, तभी आप लोगों के समझ में आएगा कि क्या हुआ जो दो प्रेमी जोड़े आगरा घूमने आए, लौट कर फिर अपने गाँव या घर वापस नहीं गए। तो कर्नाटक के जिला गदग के कोनूर में रहता था हनुमंत का परिवार। राजू हनुमंत का बेटा था। राजू के अलावा हनुमंत की 2 और संतानें थीं। हनुमंत की टेलरिंग की दुकान थी। लोगों के कपड़े सिलकर वह अपने परिवार को पाल पोस रहा था। बेटा राजू जब हाई स्कूल से आगे नहीं पढ़ सका तो उसने उसे भी अपने टेलरिंग के काम में लगा दिया। 2 से 3 सालों में काम सीखकर वह अच्छा टेलर बन गया। राजू खुद कमाने लगा तो बन ठन के रहने लगा। राजू को गली की गौरी बचपन से बहुत ही अच्छी लगती थी। वह उसके घर से थोड़ा दूर रहती थी, इसीलिए उससे कभी बातचीत का मौका नहीं मिला। वह उसकी दुकान के सामने से स्कूल आती जाती थी, इसलिए उसके स्कूल आते जाते समय वह उसे देखने के लिए अपनी दुकान से बाहर आकर खड़ा हो जाता था। इसी तरह देखते देखते वह उसे मन ही मन चाहने लगा। लेकिन जब एक दिन गौरी उसके दुकान पर कपड़े सिलवाने आ गई तो उससे बात करने का मौका मिल गया। नाप लेने के बाद राजू ने पूछा, क्या नाम है? रघु लिख दो, गौरी ने कहा। तुम्हारा नाम रघु है? राजू ने हैरानी से पूछा तो वह खिलखिला कर हंसती हुई बोली, मैं तुम्हें रघु दिखती हूँ? नहीं, यह तो लड़कों का नाम है, लेकिन तुम्ही ने तो कहा है कि रघु लिख दो। हाँ, कहा तो है, रघु मेरे मामा हैं, मेरा नाम तो गौरी है, उसने कहा। यह तो बहुत अच्छा नाम है, राजू तारीफ करते हुए बोला। मेरी तरह मेरा नाम भी है, कहकर गौरी फिर खिलखिला कर हंसी। उसकी यह हंसी राजू के दिल में उतरती चली गई। उसने उसे गौर से देखते हुए कहा, गौरी तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। उसकी इस बात पर गौरी मुस्कुराई और चली गई। गौरी की हंसी का राजू दीवाना सा हो गया। 4 दिनों बाद उसने गौरी के सिले कपड़ों को ले जाने को कहा था, लेकिन वह अगले दिन से ही उसके आने का इंतजार करने लगा था। जिस अंदाज में राजू ने उससे बातें की थी उससे गौरी भी उसका मतलब समझ गई थी, लेकिन यह बात उसने राजू को महसूस नहीं होने दी। दूसरी तरफ राजू ने सोच लिया था कि जैसे ही गौरी कपड़े लेने आएगी वह अपने मन की बात उससे कह देगा। चौथे दिन शाम को गौरी राजू की दुकान पर आई तो संयोग से उस समय वह अकेला था। आते ही गौरी ने पूछा, हमारे कपड़े सिल गए? हाँ, सिल गए, कहकर राजू ने शोकेस से कपड़े बाहर निकाल कर काउंटर पर रख दिया। गौरी ने जब कपड़ों को देखा तो राजू ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छे सिले हैं? हाँ, कहकर गौरी ने राजू की सिलाई के पैसे दिए और मुस्कुराती हुई चली गई। राजू मन की बात उससे कह नहीं पाया। यह मुलाकात कोई खास नहीं थी, फिर भी गौरी के दिल में राजू की तस्वीर उतर गई थी। 15 साल की गौरी का भावुक मन राजू की ओर खींचता चला जा रहा था। राजू ने जो कहा था वह बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। आते जाते उनकी नज़रें टकराने लगी। राजू की बेचैनी बढ़ जा रही थी। वह उससे मिलना चाहता था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि कैसे मिले। उसके मन में इस बात का फिर डर था, कहीं वह बुरा न मान जाए। राजू सोच रहा था कि गौरी से अगर हम मिलेंगे तो गौरी कहीं बुरा न मान जाए। एक दिन राजू छुट्टी के समय गौरी के कॉलेज के सामने जाकर खड़ा हो गया। गौरी सहेलियों के साथ कॉलेज से निकली तो राजू को देखकर उसका दिल तेजी से धड़क उठा। राजू ने उसे एक तरफ आने का इशारा किया तो वह उसका इशारा समझ गई।
वह अपनी सहेलियों से अलग होकर राजू के पास आ गई। जैसे ही वह उसके पास आई, राजू ने उसे मोटरसाइकिल पर बैठने का इशारा किया। गौरी बैठ गई तो वह तेजी से चल पड़ा। गौरी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? मुझे घर जाना है। चली जाना, आज मुझे तुमसे कुछ कहना है, राजू ने कहा। तो गौरी हंसते हुए कहा, यही कहना है, तुम मुझसे प्यार करते हो? राजू ने बिना किसी संकोच के कहा, गौरी सचमुच में मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। गौरी मुस्कुरा कर बोली, मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ। राजू ने उसे हैरानी से देखा तो गौरी ने नज़रें झुका ली। यह थी गौरी और राजू के प्यार की शुरुआत। अक्सर प्रेम करने वालों के प्यार की शुरुआत कुछ इसी तरह से होती है, लेकिन इसके बाद कभी कभी यही प्यार जीवन के लिए ऐसा नासूर बन जाता है, जीवन की लीला ही समाप्त हो जाती है। गौरी के पिता की मौत हो चुकी थी। वह अपनी माँ शैला और बड़ी बहन रजनी के साथ अपने मामा रघु के घर रहती थी। पिता की मौत के बाद मामा उन्हें अपने साथ ले आए थे। रजनी बीएससी कर रही थी जबकि गौरी 10वीं में पढ़ रही थी। इसी नादान उम्र में गौरी को राजू से प्यार हो जाता है। दोस्तों, प्यार ऐसी चीज़ है जिसे कितना छिपा कर रखा जाए वह कभी ना कभी समाज की नज़रों में आ ही जाता है। राजू और गौरी की मुलाकातें मोबाइल के जरिए तय होने लगी। दोस्तों, उनके प्यार को मंजिल मिल पाएगी, इस बात को लेकर दोनों को शक था। दरअसल उनके रास्ते में सबसे बड़ा जो रोड़ा था वो था दोनों के जात का। गौरी कन्नड़ जात की थी, राजू मराठी। दोनों को ही पता था कि समाज की नज़रों में जैसे ही उनका प्यार आएगा तूफान आ जाएगा। एक दिन गौरी ने राजू से कहा, राजू, अगर समाज ने हमारे संबंधों को कबूल नहीं किया तो हम क्या करेंगे? राजू ने गौरी को भरोसा दिलाया कि दुनिया वाले कुछ भी कहें वह उसका साथ हरगिज नहीं छोड़ेगा। दुनिया की कोई भी ताकत उसे जुदा नहीं कर सकेगी। दोनों साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। दोस्तों, ये दोनों लोग आपस में बातें करते हैं साथ जीने और मरने की। प्यार की दीवानगी राजू के दिलो दिमाग पर छाने लगी तो उसका मन काम से उचट गया। एक दिन उसके पिता ने टोका, क्या बात, आजकल तुम्हारा मन काम में नहीं लग रहा है? कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तुम दुकान से गायब हो जाते हो, कस्टमर भी परेशान होते हैं, बताओ क्या बात है? राजू बोलता है, कोई बात नहीं पापा, बस ऐसे ही थोड़ा मन उछट गया था, लेकिन अब टेंशन ना करें, मैं काम पर पूरा ध्यान दूंगा, राजू ने कहा अपने पिताजी से। इसके बाद वह गौरी से उस समय मिलता जब दुकानदारी पर कोई असर नहीं पड़ता। उसके मन में एक ही बात घूमा करती थी कि वह ऐसा क्या करे जिससे उसके प्यार के बीच जात ना आए। उसका ध्यान फिल्म एक दूजे के लिए की तरफ गया, जिसमें नायक का रोल कमल हसन और नायिका रति अग्निहोत्री अलग अलग जात के थे। फिल्म का ध्यान आते ही राजू ने सोच लिया कि वह भी उसी तरह अपने प्यार के लिए करेगा। लेकिन एक दिन गौरी की माँ शैला ने उसे फोन पर हंस हंस कर बातें करते देखा तो उसे शक ही नहीं हुआ, बल्कि उसे लगा कि उसकी किशोरी बेटी इश्क की खतरनाक राह पर चल पड़ी है। शैला परेशान हो उठी। उसने गौरी से पूछा तो उसने झूठ बोल दिया। कुछ दिनों बाद शैला के दूसरे रिश्तेदार नीलकंठ उसे बताया कि उसने गौरी को बाजार में राजू टेलर के साथ देखा। बात उसकी समझ में आ गई। बस इस बार उसने बेटी से सख्ती से पूछा तो उसने कहा, मम्मी, मैं राजू से प्यार करती हूँ, वह भी मुझे बहुत चाहता है, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। शादी, प्यार, यह सब क्या कह रही हो? तू जानती है तेरी उम्र क्या है? फिर वह अपनी जात का भी तो नहीं है, इसलिए यह बात तू मन से निकाल दे। तेरी शादी उससे किसी भी तरह नहीं हो सकती। मम्मी, राजू बहुत अच्छा लड़का है, तुम भी उससे बात करोगी तो वह तुम्हें भी पसंद आ जाएगा, गौरी बोली। क्योंकि गौरी की उम्र कम थी, 15 साल थी दोस्तों, और जो राजू था वो 25 साल का था। गौरी को कम समझ थी और राजू थोड़ा बड़ा था, लेकिन दोनों सच्चे दिल से प्यार करते थे दोस्तों। लेकिन माँ होती है तो माँ अपने लड़की को जरूर से जरूर समझाएगी। छोटी सी लड़की के मुंह ऐसी बातें सुनकर शैला हैरान रह गई। उसने सख्ती से कहा, गौरी, अब बहुत हो चुका, कल से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। उसने अपनी लड़की का कॉलेज आना जाना बंद करवा दिया। क्यों मम्मी? गौरी ने हैरानी से पूछा। कह दिया ना, नहीं जाना है तो नहीं जाना है, कहकर शैला अपने काम में लग गई। शाम को शैला का भाई घर लौटा तो उसे शैला ने सारी बातें अपनी लड़की के बारे में बताया कि मेरी लड़की ऐसा है, शैला मामा है। दोस्तों, लड़की के मामा थे। भांजी के प्यार और शादी की जिद के बारे में सुनकर रघु गुस्सा हो उठा, बहुत तेज तिलमिला उठा। उसके अंदर बहुत आक्रोश और गुस्सा हो उठा, लेकिन उसने बहन से कहा वह सब संभाल लेगा। अगले दिन रघु राजू की दुकान पर
गया और उसे धमकाते हुए बोला, तू गौरी का पीछा छोड़ दे, यही है तेरे लिए अच्छा रहेगा। मामा मैं गौरी से प्यार करता हूँ। राजू बोलता है, मामा मैं गौरी से प्यार करता हूँ। यह प्यार वार कुछ नहीं होता है, अगर तू नहीं माना तो तुझे दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा, रघु ने धमकाते हुए कहा। जिस समय रघु राजू से बात कर रहा था उसी समय नीलकंठ ने उसे देख लिया। नीलकंठ ने तो पहले भी गौरी और राजू को बाजार में देखा था, वह भी रघु के पास आ गया। उसने रघु से कहा, तुम चिंता ना करो, इसे मैं संभाल लूँगा। इसके बाद नीलकंठ ने राजू को धमकाते हुए कहा, तुम संभल जाओ वरना तुम्हें जेल की हवा खिला दूंगा। नीलकंठ एक दबदबेदार आदमी था, उसका थाने से आना जाना रहता था और उसका वहाँ पे दबदबा भी था। जेल का नाम आते ही राजू डर गया, क्योंकि वह नीलकंठ की दबंगाई को जानता था। लेकिन गौरी को छोड़ना उसके लिए नामुमकिन था। उसने उसके साथ जीने मरने की कस्में जो खाई थी। सच्चे प्यार में दोस्तों लाख लोग लग जाएं, पुलिस मारती पीटती, फिर भी लोग नहीं छोड़ते हैं। नीलकंठ की दबंगाई के कारण जब मोहल्ले में राजू और गौरी के प्यार के चर्चे कुछ ज़्यादा ही होने लगे, परिवार वालों को बदनामी का डर सताने लगा। गौरी पर पाबंदियां भी लगने लगी। पाबंदियों की वजह से वह प्रेमी से नहीं मिल पा रही थी। इससे दोनों बेचैन हो रहे थे। राजू जल्द ही गौरी से कोर्ट मैरिज कराना चाहता था, लेकिन समस्या ये थी कि अभी गौरी 16 साल की ही थी। राजू ने गौरी से शादी करने की बात अपने घर में कही तो एक दिन राजू की माँ अन्नपूर्णा और पिता हनुमंत रघु के घर गए। उन्होंने रघु से कहा कि अगर बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वे क्यों उनका विरोध कर रहे हैं। गौरी को अपने घर की बहू बनाने में उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन गौरी के घर वाले कहते हैं मुझे है। रघु ने कहा, क्यों, हम दोनों की जात अलग अलग है, इसलिए यह संबंध नहीं हो सकता है। राजू के माँ बाप निराश होकर घर वापस आए। अगले दिन गौरी ने राजू को फ़ोन कर के कहा कि घर वाले उसके लिए रिश्ता तलाश रहे हैं और जल्द ही उसकी शादी कर देना चाहते हैं, जबकि वह उसी से शादी करना चाहती थी, क्योंकि वह जी नहीं सकती थी। राजू ने उसे विश्वास दिलाया कि कुछ भी हो, कोई उन दोनों को अलग नहीं कर सकता। वह चिंता न करे, इस समाज से कहीं दूर जाकर वह उसके साथ अपनी दूसरी दुनिया बसाएगा। गौरी को राजू पर पूरा भरोसा था। वह अपने प्यार के साथ इस जालिम समाज से कहीं दूर चली जाना चाहती थी, जहां वह अपने सपनों की दुनिया बसा सके। एक दिन राजू ने फ़ोन करके गौरी से कहा कि आगरा में ताजमहल है, जिसे बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की यादगार में बनवाया था। हम दोनों उसी ताज के साए में अपनी दुनिया बसाएंगे। गौरी उसके साथ चलने को तैयार हो गई। राजू ने गौरी को तैयार रहने को कहा कि वह कभी भी फ़ोन करके उसे आगरा चलने को कह सकता है। राजू जानता था कि जात का यह अड़ंगा उसे कभी गौरी के साथ अपनी दुनिया बसाने नहीं देगा। गौरी के बालिग होने में अभी 2 साल बाकी थे। इस बीच कुछ भी हो सकता था। उसे सबसे ज़्यादा डर दबंग नीलकंठ का था, जो उसे किसी केस में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी दे रहा था। ऐसे में राजू और गौरी योजना बनाकर घर से निकले और दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। उस समय राजू की जेब में 50,000 रुपये थे। वह देश की राजधानी में गौरी के साथ अपना दुनिया बसाना चाहता था, ताकि राजधानी की भीड़ में कोई उन्हें ढूंढ न पाए। दिल्ली पहुंचकर दोनों 3 दिनों तक एक होटल में रुके हुए ताज के दीदार को बेताब थे। 10 अक्टूबर की सुबह 11 बजे आगरा के नज़दीकी ईदगाह वाले रेलवे स्टेशन पर उतरे। वहां से ऑटो करके वह होटल ताज पैलेस गए, जहां कमरा नंबर 304 बुक कराया। होटल के मैनेजर ने जब कागजात मांगे तो राजू ने गौरी को अपना दोस्त बताया। आगरा पहुंचकर दोनों बहुत खुश थे। उनकी बरसों की तमन्ना पूरी होने वाली थी। ताजमहल या तो उन्हें किताबों में पढ़ा था या फिर फिल्मों में देखा था। अब वह अपनी आंखों से उसका दीदार करने वाले थे। दोस्तों होटल में रुकते हैं, फिर उसके बाद में जब होटल में फ्रेश होने के बाद दोनों ऑटो से ताजमहल देखने गए। ताजमहल परिसर में प्रवेश करने पर उन्हें लगा जैसे सारा वातावरण प्यार की खुशबू से सराबोर है। ताज के सामने पार्क की हरी भरी मुलायम घास पर बैठकर उन्होंने खाना खाया। उसके बाद राजू ने पूछा, गौरी अब आगे क्या करना है? गौरी की मन स्थिति अजीब सी थी। वह पहली बार घर से बाहर निकली थी, उम्र नादान थी और जीवन का कोई तजुर्बा नहीं था। घर से निकलकर पीछे लौटने से सारे दरवाजे बंद कर आई थी। उसने ठंडी सांस लेकर कहा, मैं क्या जानूं?
25 साल के राजू को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके लिए अब एक और कुआं था तो दूसरी ओर खाई। घर वापसी का मतलब था जेल जाना। उसे लग रहा था कि नाबालिग लड़की को भगाने के जुर्म में उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है। वह जानता था कि समाज उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। इन्हीं सब बातों ने उसे निराश कर दिया। राजू गौरी का हाथ पकड़कर बोला, गौरी, हमने साथ जीने की कसम खाई, अगर हम साथ जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं। गौरी राजू की बात सुनकर हैरान रह गई। करीब 1 साल से दोनों मोहब्बत कर रहे थे। गजब का जोश था राजू में। उसकी जिंदा दिली से प्रभावित होकर वह उसके साथ दुनिया बसाने चली थी। लेकिन आज राजू उसे कुछ थका हुआ लग रहा था। राजू ने आगे कहा, शाहजहां और मुमताज़ की मोहब्बत उनकी मौत के बाद अमर हो गई थी। शाहजहां ने मुमताज़ की विरह में जीवन के आखिरी दिन गुजारे थे, लेकिन हम दोनों खुशनसीब हैं कि साथ साथ हैं। अगर साथ साथ मौत को अगर गले लगा लें तो अगले जन्म में हम साथ साथ रहेंगे। गौरी को भी लगा कि इस दुनिया में जीने से अच्छा है कि एक दूसरे की बाहों में मर जाएं। समाज का डर जीने नहीं दे रहा है। दोनों घर से सैकड़ों मील दूर थे। कोई कुछ कहने सुनने वाला नहीं था। उन्होंने एक भयानक फैसला ले लिया दोस्तों। कोई वहाँ पे उनका कोई दोस्त यार नहीं था, ना कोई समझाने वाला था। उन्होंने एक भयानक फैसला उसी दिन ताजमहल के सामने बैठकर दोनों ने ले लिया। क्योंकि ताजमहल पर सारे प्रेमी जोड़े जाते हैं दोस्तों। हर एक दूसरे को राजू और गौरी देख देख के मन से सोच रहे थे, लेकिन दुनिया बसाने के लिए, लेकिन आगे उनके कुछ नहीं था और वो बहुत हताहत निराश हो चुके थे। लास्ट में उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखने के कारण रात के करीब 8 बजे दोनों होटल पहुंचे। ऑटो वालों से उन्होंने सुबह आने को कहा कि कल कहीं और घूमने चलेंगे। दोनों बाहर से खाना पैक करा कर लाए थे, साथ में एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी थी। इसके बाद उन्होंने कमरा अंदर से बंद किया। तो उस रात उस कमरे में क्या हुआ कोई नहीं जानता दोस्तों। सुबह ऑटो वाले ने कमरा नंबर 304 का दरवाज़ा खटखटाया, क्योंकि सुबह ऑटो वाले को इन लोगों ने कहा था कि आइएगा, हम लोगों को कहीं दूसरी जगह घूमने चलना है। तो ऑटो वाला भी आ जाता है और दरवाज़ा जाकर 304 नंबर जब खटखटाता है दोस्तों, काफ़ी देर खटखटाने के बाद कोई आवाज़ नहीं आती है। तब वो ऑटो ड्राइवर होटल के मैनेजर आशीष को इस बात की जानकारी देता है। आशीष ने तुरंत थाना रकाबगंज पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस आ गई। कमरे का दरवाज़ा तोड़ दिया। पुलिस अंदर पहुंची तो हैरान रह गई। पलंग पर 2 लाशें पड़ी थी। टेबल पर पुलिस को कफ सिरप की 2 शीशियाँ मिली, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया। दोनों ने कोल्ड ड्रिंक में शायद कोई जहरीला पदार्थ मिलाकर पी लिया था। 2 गिलासों में कोल्ड ड्रिंक भी मिली थी। उनके सामान से एक सुसाइड नोट मिला। गौरी के हाथ पर लिखा था, लव यू राजू। दोस्तों, जो गौरी थी वो अपने हाथ पे लिखवा रखी थी, लव यू राजू। और पुलिस को उनके सामान में हुबली से हजरत निजामुद्दीन का ट्रेन टिकट मिला था। सूचना पाकर सीओ असीम चौधरी और एसपी सिटी RK सिंह भी आ गए थे। पुलिस को जो सुसाइड नोट मिला था वह कन्नड़ भाषा में था। दोस्तों, जो सुसाइड नोट मिला था वो वहीं का था, उनकी गांव का जो भाषा था। लड़का हिंदी नहीं जानता था। उसमें सुसाइड नोट में दोनों ने अपने मौत की जिम्मेदारी नीलकंठ, जिसने धमकाया था दोस्तों कि जेल भिजवा देंगे, उनको ठहराया था। उसमें लिखा था कि उसी के कारण वह घर छोड़कर भागे हैं, छोड़कर आगरा आ गए थे। उन्होंने नीलकंठ को कड़ी सजा देने की गुजारिश की थी और अपने घर वालों को तंग न करने का अनुरोध किया था। सुसाइड नोट पर गौरी और राजू के दस्तखत के अलावा 2 मोबाइल नंबर लिखे थे। पुलिस को अभी तक यह नहीं मालूम था कि प्रेमी युगल कहां से आया था। पुलिस ने दिए गए मोबाइल नंबरों पर बात की तो पता चला कि वे नंबर कर्नाटक में रहने वाले अमृत के थे। अमृत राजू का मामा था। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया राजू पड़ोसी लड़की के साथ कहीं भाग गया है। पुलिस ने दोनों के आत्महत्या करने की सूचना अमृत को दे दी। राजू और गौरी की मौत की सूचना पाकर राजू के घर में हाहाकार मच गया, लेकिन गौरी का परिवार खामोश रहा। उसकी माँ शैला ने कहा कि उनके लिए तो गौरी उसी दिन मर गई थी जिस दिन घर से भागी थी। गौरी के मामा ने शव लेने से इनकार कर दिया। हनुमंत अपने दूसरे बेटे परशु के साथ आगरा गए। उन्होंने दोनों शवों की शिनाख्त की और उनका दाह संस्कार आगरा के ताजगंज शमशान घाट पर करा दिया। राजू और गौरी साथ साथ जी तो नहीं पाए, पर उनकी चिताएं एक साथ दोनों
जलाई गई। हनुमंत को अपने जवान बेटे खोने का गम था। वह तो बेटे को खुशियां देना चाहता था, पर जात की दीवार ने उसे ऐसा गम दिया जिसे वह पूरी ज़िंदगी नहीं भुला पाया। दोस्तों, प्यार बहुत होते हैं, लेकिन एक दो ही प्यार सफल रह पाते हैं 1000-2000 में, और सारे प्यार में या मर्डर होता है या कुछ और होता है, लेकिन रह नहीं पाते हैं। बड़े ही लोगों के प्यार शायद सफल हो पाते हैं और गरीबों के प्यार इसी लड़ाई झगड़े में ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी